हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नरेटिव। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल लॉ के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो कि पहले कई सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो आप कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम ले लो, चाहे आप कोई सा भी चाहे नेट जेआरएफ पीएचडी इन सब का ले लो, किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर भी इंटरनेशनल लॉ एज ए सब्जेक्ट होगा वहाँ पर पूछा ही पूछा जाएगा। या कहीं पर किसी जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम में भी अगर इंटरनेशनल लॉ पूछा जाता होगा तो वहाँ पर भी पूछा जाएगा, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बहुत इन टोटो एकदम दादा वीडियो जैसे इसका नाम है वैसे ही हम लोग इन टोटो डिस्कस करेंगे, राइट। थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, अब दिख रहा होगा सबको। क्वेश्चन है कि हु इज सेड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ का पापा किसे कहते हैं? तो ह्यूगो ग्रोसियस को कहते हैं। किसको कहते हैं? ह्यूगो ग्रोसियस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट हैज बीन ऑफ द व्यू दैट इंटरनेशनल लॉ इज नॉट ट्रू लॉ बट पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी ओनली। पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी किसने कहा है इंटरनेशनल लॉ को? तो कॉर्बेट ने कहा है। किसने कहा है? कॉर्बेट ने कहा है। इट इज एनालॉगस टू द रूल्स बाइंडिंग अ क्लब और सोसाइटी। मतलब जैसे कोई क्लब अगर और सोसाइटी शहरों में होती है ना, कि उसके लोग मेंबर, उसी तरह से जो इंटरनेशनल लॉ है वो भी जैसे किसी को कोई बाउंड नहीं कर सकता है, क्योंकि सारे नेशन स्टेट जो हैं वो सॉवरेन हैं। तो उनको तो बाउंड तो कर नहीं सकते, बांध तो सकते नहीं हो। तो अब जब वो स्वेच्छा से आएंगे, मतलब अपनी फ्री विल से आएंगे और बैठ करके कुछ डिसीजन लेंगे, कुछ उससे अपने आप को बाउंड करेंगे, तो उस तरह से ये काम करता है। मतलब पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी है कि सब लोग मान रहे हैं, हम भी मानेंगे, काम खत्म, ये वाला चीज़ है। किसने कहा? कॉर्बेट ने कहा। ठीक बात बोला है उसने ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड इंटरनेशनल लॉ इज द वेनिसिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। हॉलैंडवा ने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है, चिल्ला चिल्ला के आपसे पूछेगा कि इंटरनेशनल लॉ इज द वेनिसिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो आपको कुछ नहीं करना है, हॉलैंड को मार करके चले आना है। ठीक है, समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर कंसिडर इंटरनेशनल लॉ एज ट्रू लॉ। कौन इंटरनेशनल लॉ को एज ए ट्रू लॉ समझ रहा है? तो ह्यूगो ग्रोसियस। क्योंकि भैया अपने बच्चवा को कौन कहता है कि नालायक है? ठीक है, तो ह्यूगो ग्रोसियस ही, अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा कि ह्यूगो ग्रोसियस इज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल को तो ट्रू लॉ मानेंगे ही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज दैट every state recognizes that it does exist and that it is itself under obligation to observe it। ठीक है, ये इसका बेस्ट वो है एग्जाम्पल है। ये किसने कहा होगा? ब्रेयरली ने कहा। ब्रेयरली ने कहा। ठीक है, ये कहता है कि इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट करता है और इसके एग्जिस्टेंस का जो बेस्ट पॉसिबल वो है, क्या कहते हैं उसको, एविडेंस है, वो ये है कि जो भी नेशन स्टेट हैं वो आपस में एक दूसरे से मिल करके क्या करते हैं, उसे अबाइड बाई करने की कोशिश करते हैं, उससे ऑब्लिगेशन। जैसे कुछ दिन पहले अभी ऑपरेशन सिंदूर चला। ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत को एक ट्रमेंडस सक्सेस मिली और भारत का जो व्यू पॉइंट था उसको बताने के लिए भारत के ऑल पार्टी डेलीगेशन वेरियस देशों को घूमने के लिए गया हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत भी ऐसे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को, इंटरनेशनल लॉज को मानता है और वो चाहता है कि सबका कंसेंसस बने। किसके फेवर में? इंडिया यानी भारत के फेवर में बने और सब लोग माने कि पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट एंड अ टेररिस्ट स्टेट। ठीक है। हु अमंग्स द फॉलोइंग डाउटेड द लीगल कैरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। किसने डाउट किया? तो हॉलैंड ने। हॉलैंडवा ने कहा था कि इंटरनेशनल लॉ इज अ वेनिसिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के बारे में जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है उसको हमको कंसिडर करना है। नंबर फर्स्ट, इंटरनेशनल लॉ इज नॉट ए लॉ एट ऑल। एंड नंबर टू, द इंटरनेशनल लॉ हैज नो जुडिशियल सिस्टम टू इन्फोर्स द लॉ बाई अप्लाइंग सैंक्शन। कौन सा वाला सही है? तो ओनली टू इज करेक्ट, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ लॉ तो है ही है भैया, क्योंकि उसके नमक पिछोई जुड़ा हुआ है। लेकिन कोई भी ऐसा जुडिशियल सिस्टम नहीं है जो इसको इन्फोर्स करा सके। ठीक है, इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल लॉ क्या है? अ बॉडी ऑफ रूल्स लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट।
कि नेचुरल लॉ रेगुलेटिंग स्टेट्स बिहेवियर, कि लॉ ऑफ सबॉर्डिनेट स्टेट्स टू वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि अ कोड ऑफ इथिक्स प्रोवाइडिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू स्टेट्स बिहेवियर। क्या है ये? तो ये ऑप्शन ए है, अ बॉडी ऑफ रूल्स लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट। बॉडी ऑफ रूल्स है जो जो स्टेट्स पर लीगली बाइंडिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन इंटरनेशनल लॉ हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाई, किसके द्वारा? बेंथम के द्वारा। पापा तो इसके इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल लॉ के पापा कौन? ह्यूगो ग्रोसियस। लेकिन उसका नामकरण करने वाले पंडित जी कौन? बेंथम। इंटरनेशनल लॉ को इंटरनेशनल लॉ नाम किसने दिया? बेंथम ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ? कौन सा इसमें सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का? कस्टम है कि नहीं है, ट्रीटी है कि नहीं है, कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है कि नहीं है? तो सब है, सब है। इंटरनेशनल लॉ कस्टम से भी आता है, ट्रीटी से भी आता है, और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ से तो आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is relatively the most important source of international law? तो most important source of international law treaties होती हैं, treaties जो आपस में दो देश बैठ करके, जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA सुना होगा, बहुत करते हैं आजकल लोग। अभी जैसे USA और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का वो बात चल रहा था, तो ऐसे ही बहुत सारे जो ट्रीटीज होती हैं आपस में होती हैं, दैट ट्रीटीज आर द बाइंडिंग, ठीक है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जो यूनाइटेड नेशन है वो भी ट्रीटी पर ही बेस्ड है। ट्रीटी सब लोग मिल करके बैठे थे और कहे थे कि हम लोग सब लोग अबाइड बाई करेंगे, और तभी से वो यूनाइटेड नेशन चलता चला आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट यूसेज रिप्रेजेंट्स द इनिशियल स्टेज ऑफ द कस्टम एंड कस्टम्स बिगिन वेयर यूसेज एंड्स? किसने ये वाली बात कही? तो ये स्टार्कवा ने कहा, स्टार्क ने कहा ये वाली बात, स्टार्क ने ठीक है, किसने कहा भैया? स्टार्क ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल यूसेज ट्रांसलेट्स इनटू इंटरनेशनल कस्टम्स ओनली इफ, कब वो इंटरनेशनल कस्टम्स में ट्रांसलेट कर जाएगा? कब कर जाएगा? कौन बताएगा? बताओ। जब वो कंसिस्टेंटली एंड यूनिफॉर्मली फॉलोड बाय द स्टेट होगा। जब इंटरनेशनल यूसेज को इंटरनेशनल के जो जो देश होंगे, स्टेट्स होंगे, नेशन स्टेट होंगे, वो कंसिस्टेंटली उसको और यूनिफॉर्मली फॉलो करते रहेंगे, तो धीरे धीरे वो किसका रूप ले लेगा? वो कस्टम का रूप ले लेगा। अदरवाइज वो यूसेज कस्टम का रूप नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूसेज रिप्रेजेंट्स द ट्विलाइट स्टेज। ट्विलाइट स्टेज मतलब गोधुल का टाइम, एक तरह से गोधुल जैसे होता है ना, शाम के टाइम, इवनिंग का टाइम। स्टेज ऑफ कस्टम, कस्टम्स देयरफॉर बिगिंस वेयर यूसेज एंड्स। कस्टम वहां पे शुरू होता है जहां पे यूसेज खत्म होता है। किसने कहा? जे स्टार्क ने कहा, स्टार्क ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज डिस्क्राइब्ड इंटरनेशनल लॉ एज पॉजिटिव मोरालिटी? किसने इंटरनेशनल लॉ को पॉजिटिव मोरालिटी कहा? तो ऑस्टिन ने कहा। किसने कहा? ऑस्टिन ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38 क्लास 1 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस which one of the following is not a primary source of international law? इंटरनेशनल लॉ का प्राइमरी सोर्स कौन सा, कौन नहीं है? तो इसमें कोई इसमें मतलब इंटरनेशनल लॉ में कोई जुडिशियल प्रेसिडेंट जैसा चीज नहीं होता है। प्रेसिडेंट जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 141 है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए जो वीक सोर्स है वो डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ऐसा कोई भी सोर्स कोई मानता नहीं है, समझ रहे हो? नॉट अ प्राइमरी सोर्स, इट इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल कस्टम इज, इंटरनेशनल कस्टम क्या होता है? इंटरनेशनल कस्टम इज ए जनरल प्रैक्टिस ऑफ स्टेट एक्सेप्टेड बाई लॉ, जो कि जनरल प्रैक्टिस मतलब सारे स्टेट आपस में मिल बैठ करके कहते हैं कि हम सब लोग एक्सेप्ट करेंगे इसको, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल कस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स एक्वा एट बोनो मैक्सिम का मतलब क्या होता है? एक्स एक्वा एट बोनो एक सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। एक्स एक्वा एट बोनो सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्म्स ऑफ जस्ट कोजेंस आर, ये क्या है? एक प्रियम्पटरी नॉर्म्स है, प्रियम्पटरी नॉर्म्स है ऑफ जनरल इंटरनेशनल लॉ फ्रॉम व्हिच नो डेरोगेशन इज परमिटेड। मतलब तुम जस्ट कोजेंस के खिलाफ नहीं जा सकते हो, नो डेरोगेशन। डेरोगेशन अगर करोगे तो तुमको सारे देश मिलकर के पकड़ के पीट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट कोजेंस मीन्स एंड इंक्लूड, जस्ट कोजेंस का मतलब क्या होता है? जस्ट कोजेंस का मतलब होता है प्रियम्पटरी नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ व्हिच कैन नॉट बी नॉर्मली डेरोगेटेड बाई एनी स्टेट, जिसको कोई डेरोगेट नहीं कर सकता। ऐसे नॉर्म, ऐसे रूल, ऐसे यूसेजेस जिनको आप वायोलेट नहीं कर सकते हो इंटरनेशनल स्फीयर में, और उनको ही हम क्या कहते हैं? उनको ही हम जस्ट कोजेंस कहते हैं। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज an additional characteristics of a norm of just cogence is that it
क्या कर सकता है, इट कैन बी मॉडिफाइड, इसको मॉडिफाई किया जा सकता है ओनली बाई अ सब्सिक्वेंट नाम ऑफ जनरल इंटरनेशनल लॉ हैविंग द सेम कैरेक्टर। अगर कोई जनरल इंटरनेशनल लॉ सेम कैरेक्टर रख रहा है तो उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एक्सप्रेस द व्यू दैट इंटरनेशनल लॉ कैन इंडीड बी डिस्क्राइब एज लॉ ओनली बाई कर्टेसी। किसने कहा कि सिर्फ मतलब कहने के लिए, उसको उसको थोड़ा इज्जत देने के लिए, मतलब सहनशीलता दिखाने के लिए, कर्टेसी दिखाने के लिए हम इंटरनेशनल लॉ को लॉ कह सकते हैं, अदरवाइज वो लॉ नहीं है, इट इज अ बेनिफिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। किसने कहा? हॉलैंड ने कहा, हॉलैंड ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ लिस्टेड इन आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कौन कौन से हैं? तो भैया हमको लाइन से बताना है। तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले इंटरनेशनल कन्वेंशन आएंगे, नंबर थ्री। उसके बाद में हमारा इंटरनेशनल कस्टम आएगा, नंबर वन। एंड फिर उसके बाद में हमारा आएगा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन, नंबर टू। फिर जुडिशियल डिसीजन एंड टीचिंग्स ऑफ द पब्लिसिस्ट, नंबर 4। तो 3, 1, 2, 4 कौन से ऑप्शन में? सी में है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो डेवलप्स थ्रू स्टेट प्रैक्टिसेस, इट इज नोन एज। इंटरनेशनल लॉ जो मतलब स्टेट प्रैक्टिसेस से डेवलप होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ कहते हैं, उसको इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ लीगल रूल्स which apply between sovereign states and such other entities as have been granted international personality. This is the definition of international law given by किसने इस definition को दिया? तो ओपेनहाइम ने दिया। कौन क्या बोला इन्होंने? कि इंटरनेशनल लॉ जो है इज ए बॉडी ऑफ लीगल रूल्स, मतलब लीगल रूल्स का एक कॉन्ग्रीगेशन है, एक कलेक्शन है, बॉडी है, ठीक है। which apply between sovereign nations, जो सॉवरेन मतलब अपने आप में स्वतंत्र संप्रभु देश हैं, राष्ट्र हैं, उनके बीच में लगता है। एंड सच अदर एंटिटीज हैव बीन ग्रांटेड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज, और इन सारे देश को, जैसे ये भारत हुआ, ये पाकिस्तान हुआ, ये बांग्लादेश हुआ, इन सबको क्या दिया गया है? एक लीगल पर्सनालिटी दे दी गई है कि इनको ऐसे पहचाना जाएगा, इनका एक झंडा दे दिया गया है। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रीटी। ट्रीटी को जब फॉर्म कर रहे होगे बेटा तो क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने होंगे? तो सबसे पहले एक्रेडिशन ऑफ अ पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। कुछ जैसे मोदी जी जाते हैं कहीं पर, किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो एक्रेडिशन करते हैं पहले उस चीज़ के लिए, ठीक है। एक्रेडिशन के बाद में क्या करेंगे? वो सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर के बाद में क्या करेंगे? वो एसेसन करेंगे और एडेशन करेंगे, और फिर उसका पब्लिकेशन हो जाएगा। यानी 4, 3, 2, 1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 4, 3, 2, 1 नहीं भाई, 4, 3, 2, 1 है। 4, 3, 2, 1 बी में है, बी ऑप्शन में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच हिंदी वाले भी देखते रहो भैया, हिंदी वाले भी देखते रहो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिस्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ। इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ का कंसिस्टेंट एलिमेंट क्या है? पूछ रहा है ना, हाँ क्या है पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, और नंबर 2 कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। रीजनेबल टाइम जैसा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो यानी 1 और 3 होना चाहिए। किस ऑप्शन में है? 1 और 3 सी में है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डुअलिज्म का मतलब क्या होता है? व्हाट डुअलिज्म डिनोट्स दैट इंटरनेशनल लॉ एंड स्टेट लॉ क्या करते हैं? सेपरेट होते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट्स टू एंटिटी टू इंटायरली डिस्टिंक्ट लीगल सिस्टम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द इटालियन जूरिस्ट एंजिलोटी अ पॉजिटिविस्ट। तो एंजिलोटी क्या थे? एक पॉजिटिविस्ट थे, ये बात याद रखना सब लोग। द बाइंडिंग फोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज फाउंडेड ऑन द सुप्रीम प्रिंसिपल्स ऑफ पैक्टा संट सर्वंडा, मतलब कि सब लोगों को पैक्ट को मतलब गुड फेथ में मानना पड़ेगा। मतलब एक इंटरनेशनल ट्रीटी एक बार हो गई, उसको आपको गुड फेथ में उससे अबाइड बाई करना पड़ेगा। इसको कहते हैं पैक्टा संट सर्वंडा, बहुत इंपॉर्टेंट है पैक्टा संट सर्वंडा। डिक्लेयरिंग अ डिप्लोमेट पर्सोना नॉन ग्राटा इज अ राइट ऑफ किसका होता है? तो रिसीविंग स्टेट का होता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही किसी देश के एम्बेसडर को भारत में पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया था। तो रिसीविंग कंट्री जो होता है, जैसे जिस देश में मान लो एम्बेसडर वो किसी दूसरे देश का रिप्रेजेंटेटिव आया हुआ है, तो जो देश रिसीव कर रहा है उसको पर्सोना नॉन ग्राटा कह सकता है, ठीक है। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं 1 मिनट में कि अगर आप लोग किसी लॉ ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, या एपीओ की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी एलएलएम या एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना है लॉ ऑफिसर, आपको कुछ नहीं करना है। आपको इन 2 नंबर पर 99848489, रुक जाओ इसको इरेज करने दो, फिर से लिखता हूँ, 9984848968, ये मेरा नंबर है, यानी कृपाशंकर पांडे का नंबर है। एंड नंबर 2 6207734309, ये किसका नंबर है? मेरे मित्र राजीव रंजन सिंह का नंबर है। आप इन दोनों नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और हम आपको इन सारे बैचेस में ऐड कर देंगे और आप अपनी तैयारी को सुगम तरीके से बहुत मिनिमम प्राइस में कर सकोगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट में इन सब का दाम बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। नंबर टू एक चीज़ और बतानी है कि अगर आप एलएलएम कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, या मान लो कहीं कहीं पर बीएलएलबी एलएलबी कर रहे हो, या मान लो आप पीएचडी कर रहे हो, तो आपको डिजर्टेशन लिखना होता है, डिजर्टेशन, या आपको थीसिस लिखनी होती है, पीएचडी की थीसिस लिखनी होती है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लीगल नैरेटिव वाले इसको भी करते हैं, लीगल नैरेटिव में इसको भी किया जा रहा है। थोड़ा सा आपसे कुछ थोड़ा सा चार्ज लिया जाएगा छोटा मोटा, क्योंकि हमको भी खाने पीने के लिए कुछ चाहिए होता है। तो उसके बाद में आप इन नंबर पे, अगर आपका डिजर्टेशन बनवाना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको अपनी थीसिस बनवानी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ भी करवाना है आप कांटेक्ट करो, आपका आराम से काम कर दिया जाएगा, ठीक है। मैं इरेज करके आगे बढ़ता हूं। याद कर लेना नंबर 9984848968, कृपाशंकर पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन born not in a country of his parents would be the national of the country where he is born on the basis of the principle of जस सोली। इस प्रिंसिपल को अभी डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बना अपने देश का यानी यूएसए का, तो उसने जस सोली प्रिंसिपल को खत्म कर दिया। इससे बहुत सारे भारतीय लोग थे, ऐसे उनका मुंह ऐसे कौवा जैसे फैल गया था, ठीक है, कि अब क्या होगा। ऐसा लगता है कि यूएसए की सिटीजनशिप नहीं पाएंगे तो मर जाएंगे, ठीक है, ऐसा लेकिन कुछ होता है नहीं। समझ पा रहे हो बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट? कौन सी डॉक्ट्रिन रिलेटेड है? टोबार डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी डॉक्ट्रिन? टोबार डॉक्ट्रिन। किससे रिलेटेड है? रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्टेट इज एंड बिकम्स एन इंटरनेशनल पर्सन थ्रू रिकॉग्निशन ओनली एंड एक्सक्लूसिवली। इस एक स्टेटमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया? किसने कहा? ओपेनहाइम ने कहा कि कोई स्टेट है तो, लेकिन अगर उसको रिकॉग्निशन नहीं दिया जाए तो उस स्टेट की तरह से नहीं ट्रीट होगा, वो किसी नॉन स्टेट एक्टर की तरह से ट्रीट होगा, नॉन स्टेट एक्टर की तरह से। अगर किसी एक स्टेट को एज ए स्टेट ट्रीट होना है तो उसको रिकॉग्निशन देना होगा, किसके द्वारा? इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्टेट इज एंड बिकम्स एन इंटरनेशनल पर्सन बाई रिकॉग्निशन इज क्लेम्ड बाई, कौन सी थ्योरी के द्वारा? तो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के द्वारा इसको क्लेम किया जा रहा है। किस थ्योरी के द्वारा? कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। किसने कहा? ओपेनहाइम ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड टू द स्टेट रिकॉग्निशन? कौन सी डॉक्ट्रिन है? तो 2 डॉक्ट्रिन है, नंबर फर्स्ट टोबार डॉक्ट्रिन एंड नंबर 2 स्ट्राडा डॉक्ट्रिन, दोनों। तो यानी बोथ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, बोथ, टोबार और स्ट्राडा दोनों डॉक्ट्रिन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट रिकॉग्निशन? तो कौन सी है स्टेट रिकॉग्निशन से रिलेटेड? तो टोबार और स्ट्राटा, इसमें ये दोनों होनी चाहिए, तो ये वाला ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? नन ऑफ द एबव मार देंगे, लेकिन ये दोनों रिलेटेड है, ठीक है, टोबार भी स्ट्राटा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट रिलेटेड टू रिकॉग्निशन? कौन सा प्रिंसिपल रिकॉग्निशन से रिलेटेड नहीं है? तो मुनरो है। यानी कि टोबार, सिम्पसन और जो ये स्ट्राटा डॉक्ट्रिन है, ये किससे रिलेटेड है? स्टेट रिकॉग्निशन से, स्टेट रिकॉग्निशन से। नोट डाउन कर लो सब लोग, पूछा जाएगा क्वेश्चन में। कौन कौन सा? टोबार, सिम्पसन, स्ट्राटा डॉक्ट्रिन, ये किससे रिलेटेड है?
स्टेट रिकॉग्निशन से रिलेटेड है, लेकिन मोनरो डॉक्ट्रिन जो है वो स्टेट रिकॉग्निशन से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकॉग्निशन इज अ फ्री एक्ट, रिकॉग्निशन एक फ्री एक्ट है। हु अमंग्स द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड दिस व्यू, किसने इसको प्रोपाउंड किया? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ ने प्रोपाउंड किया, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बी ऑप्शन, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वंस ए डी जूरी रिकॉग्निशन इज गिवन टू अ न्यू स्टेट इट इज, एक बार डी जूरी रिकॉग्निशन दे दिया गया तो क्या हो जाएगा? वो इररेवोकेबल हो जाता है, वो इररेवोकेबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए न्यू स्टेट इज फॉर्म्ड थ्रू अ रिवोल्ट रिकॉग्निशन यूजुअली ग्रांटेड इज, उसको कैसा रिकॉग्निशन मिलता है? पहले डी फैक्टो रिकॉग्निशन मिलता है। जैसे अभी तालिबान की सरकार जो है अफगानिस्तान में, तालिबान, इस तालिबान की सरकार को कौन सा रिकॉग्निशन मिला है? डी फैक्टो। कुछ दिन में इंडिया वगैरह सब रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा? डी जूरी रिकॉग्निशन हो जाएगा। और एक बार डी जूरी रिकॉग्निशन हो गया तो इट इज इररेवोकेबल, इसको फिर रिवोक नहीं किया जा सकता। जैसे अभी बलूचिस्तान प्रोविंस में जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंस था अभी तक, उसके वहाँ के जो लोगों ने रिवोल्ट कर दिया और रिवोल्ट के फलस्वरूप उन्होंने क्या किया? अपना बलूचिस्तान को घोषित कर दिया। अब इसको एक तरह से डी फैक्टो रिकॉग्निशन तो भारत वाले दे रहे हैं, लेकिन डी जूरी रिकॉग्निशन इन्होंने अभी तक भी नहीं दिया। जिस दिन डी जूरी रिकॉग्निशन दे देंगे उस दिन वो परमानेंट हो जाएगा और उसको चेंज नहीं किया जा सकेगा। समझ पा रहे हो बेटा? समझ पा रहे हो? दिस इज द डी जूरे एंड डी फैक्टो रिकॉग्निशन। वैसे दोनों में कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता है, स्टेटस को चेंज नहीं होता है, बस क्या होता है कि लीगल अथॉरिटी चेंज हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडमिशन ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल एंटिटी इनटू द यूनाइटेड नेशन कैन बी टर्म्ड एज, उसको क्या कहेंगे? कलेक्टिव रिकॉग्निशन कहेंगे, कलेक्टिव रिकॉग्निशन। अगर किसी स्टेट का अगर यूनाइटेड नेशन में एंट्री हो जा रही है तो इसका मतलब उसको सारे यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स ने मान लिया, इसी वजह से उसको कलेक्टिव रिकॉग्निशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डी जूरी एंड डी फैक्टो रिकॉग्निशन इज दैट द फॉर्मर इज, जो फॉर्मर होता है वो लीगल होता है, यानी डी जूरे वाला लीगल होता है, और डी फैक्टो वाला फैक्चुअल होता है, यानी जैसे अभी मैंने एग्जांपल तालिबान और बलूचिस्तान का लिया उस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा स्लो स्लो करता हूं क्योंकि आप लोग परेशान हो रहे हो, मैं देख रहा हूं, आपका चेहरा देख रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉ मेकिंग रिजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आर बाइंडिंग ऑन मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन बिकॉज, क्यों होती है बाइंडिंग? क्योंकि जो जनरल असेंबली का रिजोल्यूशन होता है इट इज रिकमेंडेटरी इन नेचर, इट इज रिकमेंडेटरी इन नेचर होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूल ऑफ स्टेट सक्सेशन वाज फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम रोमन लॉ बाई, किसके द्वारा? ह्यूगो ग्रोसिस के द्वारा। किसको? रूल ऑफ स्टेट सक्सेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूल्स ऑफ न्यूट्रलिटी वर जस्टिफाइड इन, कब जस्टिफाइड किया गया इसको? तो 1856 और 1907 दोनों में किया गया, 1856 एंड 1907 दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज नॉट रिलेटेड विद द स्टेट सक्सेशन, कौन सी थ्योरी स्टेट सक्सेशन से रिलेटेड नहीं है? तो ड्रैगो डॉक्ट्रिन इससे रिलेटेड नहीं है, ड्रैगो डॉक्ट्रिन। पैक्टा संट सर्वंडा मीन्स, पैक्टा संट सर्वंडा का क्या मतलब होता है? एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट, एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट होता है कि गुड फेथ में जितने भी एग्रीमेंट इंटर किए गए हैं उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब उसका अगर कोई वायोलेशन कर देता है तब तो कोई दूसरी वजह से, भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी थी, इंडस वाटर ट्रीटी बहुत दिनों से चली आ रही थी, 60 साल हो गए लगभग, लेकिन पाकिस्तान बहुत डेलिबरेटली एक रोग स्टेट, एक टेररिस्ट स्टेट का अपना लक्षण दिखाते दिखाते भारत को मजबूर कर दिया कि भारत उसको सस्पेंड कर दे फॉर द टाइमिंग के लिए। नाउ भारत इज नॉट वायोलेटिंग द कंडीशन ऑफ पैक्टा संट सर्वंडा, इट इज ओनली द पाकिस्तान व्हिच इज वायोलेटिंग दिस रूल। ठीक है, भारत नहीं इसको वायोलेट कर रहा है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना बेटा? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ पैक्टा संट सर्वंडा टू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो एंजिलोटी ने किया। पैक्टा संट सर्वंडा का जो कॉन्सेप्ट है, जो रूल है, वो किसने बनाया? तो एंजिलोटी ने बनाया। किसने बनाया? एंजिलोटी ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट मीन्स चेंज ऑफ, सक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है बेटा? किस चीज़ की चेंज? तो इंटरनल सॉवरेंटी चेंज होती है। जैसे यूपीए गवर्नमेंट के बाद में भारत में अभी एनडीए की गवर्नमेंट है,
तो ये इंटरनल चेंज हुआ, सक्सेशन ऑफ द गवर्नमेंट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो आर्टिकल 38 ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ आईसीजे ये सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात करता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आर्टिकल 38 ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टॉक्स अबाउट किसके बारे में, सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच सक्सेसिव गवर्नमेंट इन ए स्टेट इज एज रूल लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ इट्स प्रेडिसेसर, दिस रूल इज बेस्ड ऑन, किस रूल पर बेस्ड करता है, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड करता है। कि मतलब पिछली गवर्नमेंट ने जो किया था उससे आने वाली गवर्नमेंट, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में अभी तक डेमोक्रेट की सरकार थी, लेकिन अभी किसकी गवर्नमेंट है, रिपब्लिकन की गवर्नमेंट है। जो डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिकन है, जो बिडेन थे वो किसके थे, डेमोक्रेट के थे। तो जो पॉलिसी इनकी भाई साहब की थी उसी पॉलिसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा इनको। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंज करके फिर आगे अपना कुछ कर सकते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये नहीं कि आज तुम्हारे साथ अगर मैं कोई एग्रीमेंट करूं, मतलब मान लो तुम एक देश हो मैं एक देश हूं, तो तुम्हारे साथ मैंने एक एग्रीमेंट किया और फिर उसके बाद में क्या हुआ उसके बाद में क्या हुआ कि तुम्हारा मान लो कोई तुम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो, तुम्हारा कल को कोई सक्सेसर आ गया तो उसने कहा कि मैं तो मानूंगा ही नहीं जो कृपाशंकर पांडे ने किया था, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो उसको तोड़ देगा और वो नहीं मानेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। ही और सी नीड्स टू बी फॉलोइंग द रूल्स, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट सक्सेशन इज ए मिसनॉमर, इसका मतलब क्या होता है, ये किसने कहा, किसका ऑब्जर्वेशन है, तो मार्क डब्ल्यू जेन्स का है, मार्क डब्ल्यू जेन्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ स्टेट सक्सेशन, स्टेट सक्सेशन की थ्योरी इनमें से कौन सी नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी तो स्टेट रिकॉग्निशन की है, स्टेट रिकॉग्निशन की है। यानी कि स्टेट सक्सेशन की थ्योरी कौन कौन सी है, तो स्टेट सक्सेशन की थ्योरी है यूनिवर्सल सक्सेशन थ्योरी, कॉन्टिन्यूटी थ्योरी, नेगेटिव थ्योरी। ये सारी जो थ्योरीज हैं ये थ्योरीज किस पे बेस्ड है, स्टेट सक्सेशन पर बेस्ड है, ठीक है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी है ये स्टेट रिकॉग्निशन पर बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कैटेगरी ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट सक्सेशन हैज नॉट येट बीन रेगुलेटेड बाय एन इंटरनेशनल कन्वेंशन, किसके द्वारा रेगुलेट नहीं की गई है, क्लेम्स टू अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, क्लेम्स टू अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following jurists have used the expression succession to rights and obligations in place of state succession, J.G. स्टार्क ने किया, J.G. स्टार्क ने किया। इसने कहा कि सक्सेशन ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होता है, ना कि स्टेट सक्सेशन होता है। मतलब स्टेट का, राज्य का उत्तराधिकार नहीं होता है, उसके अधिकारों का, उसके कर्तव्यों का उत्तराधिकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असाइलम स्टॉप्स वेयर एक्स्ट्राडिशन बिगिंस, एक किसका स्टेटमेंट है, तो जे स्टार्क का। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि असाइलम स्टॉप्स वेयर एक्स्ट्राडिशन बिगिंस किसका, स्टार्क का, जे स्टार्क का। अब हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हम गुलाबी पेन ले लेते हैं, ठीक है। रुक जाओ, नीला पेन ही लेने दो, नीला पेन ही लेने दो, कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, एक सेकंड, थोड़ा रंगीन कलर ले लेता हूँ, ये वाला ब्लू लेता हूँ। ऐसा इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन है उसका जो झंडा है वो भी इसी सब कलर का है, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट, द पर्पज ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर प्रोवाइडेड फॉर अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द यूनियन चार्टर, तो किस आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया है, आर्टिकल 1 में इसका पर्पज प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 1 ऑफ द यूनाइटेड नेशन में क्या प्रोवाइड किया गया है, उसका पर्पज प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पज ऑफ यूनाइटेड नेशन अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द चार्टर, क्या पर्पज उसका नहीं है, तो टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम ऑफ सोशल कैरेक्टर, ये है। नंबर 2 टू ब्रिंग अबाउट एडजस्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाई पीसफुल मीन्स, ये भी है। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस, ये भी है। टू इंश्योर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड द रूल ऑफ लॉ इन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की ये जिम्मेदारी नहीं कि वो हर देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करे, ये उसका कोई भी काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म यूनाइटेड नेशन वाज सजेस्टेड बाय, किसके द्वारा ये बात बताई गई, तो रूजवेल्ट के द्वारा, रूजवेल्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द यूनाइटेड चार्टर
यूनाइटेड नेशन चार्टर हैज़ द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड, किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 1 में प्रोवाइड किया गया है, आर्टिकल 1 में। नहीं 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 नहीं, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन 1 में ही प्रोवाइड किया गया है। एक बार आप लोग चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, 1 में ही शायद प्रोवाइड किया गया हो, चेक कर लेना आप लोग, चेक कर लेना, ठीक है। क्या हुआ, आप लोगों ने कमेंट में बताया नहीं कौन सा आर्टिकल होगा? हाँ, आर्टिकल 1 ही सही होना चाहिए, मुझे भी याद आ रहा है अभी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आर्टिकल 1 प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन किस आर्टिकल में प्रोवाइडेड है? यूएन चार्टर के आर्टिकल 1 में प्रोवाइडेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द पर्पज ऑफ यूनाइटेड नेशंस एज डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द यूएन चार्टर इज, क्या है? टू अचीव इंटरनेशनल कॉपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम ऑफ सोशल एंड कल्चरल, ठीक है। टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन इन ट्रेड, टू प्रमोट यूनिवर्सल सेक्युलरिज्म, टू स्टेब्लिश वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो ऑप्शन इज ए ओनली, ए ओनली, ठीक है। क्या पूछ रहा था कि पर्पज बताना है यूनाइटेड नेशन का, डिक्लेयर किया गया है जो यूएन चार्टर के आर्टिकल 1 में, तो वो ये है कि टू अचीव इंटरनेशनल कॉपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन टर्म्ड एज अ चाइल्ड ऑफ वार, किसको? लीग ऑफ नेशन को कहते हैं, लीग ऑफ नेशन को चाइल्ड ऑफ वार कहते हैं। वर्ल्ड वार 1 के बाद में 1919 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट डिड इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन का मेंबर भारत कब बना? तो यूनाइटेड नेशन का मेंबर भारत 30 अक्टूबर 1945 को बना है, लेकिन ये देखो, इंडिया साइंड द यूएन चार्टर ऑन 26 ऑफ जून 1945 बट रेटिफाइड इट एंड ज्वाइंड इट ऑन 30 अक्टूबर, ठीक है। इसलिए जब कब इसका मेंबर माना जाएगा? 30 अक्टूबर माना जाएगा, लेकिन ज्वाइन कब कर लिया था? 26 जून को ही कर लिया था बेटा, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड ऑन, कब फॉर्म किया गया है इसको? 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। इसीलिए यूएन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ऑन, वरे यार लो तुरंत तो पूछ लिया, अगला क्वेश्चन भी पूछ लिया, 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ओरिजिनल मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड एट द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस इन 1945 एंड डिड नॉट देयरफॉर साइन द यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑन 26 ऑफ जून 1945? कौन था? वो पोलैंड था, पोलैंड ने साइन नहीं किया था उसको। बेलारूस, इंडिया, यूक्रेन, ये सब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच, सॉरी ये सब थे नहीं, मतलब ये सब मेंबर ही नहीं थे उस टाइम। पोलैंड और ये सॉरी बेलारूस और यूक्रेन ये सब नहीं थे भाई उस टाइम पे। बेलारूस और यूक्रेन तो ये कोल्ड वार के बाद बने हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो डिक्लेरेशन ऑफ अटलांटिक चार्टर ये करेक्टली मैच्ड है। अटलांटिक चार्टर को 1941 में ही बनाया गया था। मॉस्को डिक्लेरेशन 1943 में होता है, द आंसर इज यस, हाँ हुआ था। डम्बार्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस 1940 में हुई थी, हाँ ये भी हुई थी, लेकिन केलॉग ब्रांड पैक्ट ये 1938 में नहीं हुआ था। आप लोग नोट डाउन करके रट्टा मार लोगे, ठीक है। ये हिंदी में देखो, ये हुआ था 1941 में, ये 43 में हुआ था, 44 में हुआ था, ये 38 में नहीं हुआ था। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर दोज हुज नेम आर मेंशन्ड इन, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 7 में जिनका नाम मेंशन है, कितने आर्गन है? 6 आर्गन है प्रिंसिपल आर्गन, और उनका नाम कहाँ पे मेंशन्ड है? आर्टिकल 7 में मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल आर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, प्रिंसिपल आर्गन इनमें से कौन सा नहीं है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है कि नहीं है? सेक्रेटरीट है कि नहीं है? ट्रस्टीशिप काउंसिल है कि नहीं है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं है, और वर्ल्ड बैंक भी नहीं है, और क्या नहीं है? WTO भी नहीं है। ये सब याद रखना। IMF, हाँ ये रहा IMF, ये वर्ल्ड बैंक, ये WTO, और क्या हो सकता है जो उसमें मतलब ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस है, ये सब आए थे, ये सब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चीफ ऑर्गन ऑफ द, चीफ वही मतलब प्रिंसिपल ऑर्गन जो आर्टिकल 7 में नहीं दिए हुए हैं। तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये रहा, लेबर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, ठीक है। इस वाली लिस्ट में ILO भी जोड़ लो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो ह्यूमन राइट कमीशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, कौन सा ऑर्गन नहीं है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसका नहीं है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, कौन सा नहीं है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ ओरिजिनल मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो 51। पोलैंड ने बाद में साइन किया था, लेकिन वो भी ओरिजिनल मेंबर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्पज ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज वर्ड पीस, इट इज ऑब्जर्व बाई किसके द्वारा? कैल्सन के द्वारा। कैल्सन के द्वारा कहा गया कि पर्पज ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज वर्ड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर गिवन बिलो, ठीक है। रेस्पेक्ट ऑफ द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ईच स्टेट करना चाहिए, रेस्पेक्ट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ ईच स्टेट करना चाहिए, नॉट यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट ईच अदर करना चाहिए, तीनों होना चाहिए। 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन अंडर आर्टिकल 2 ऑफ द यूएन चार्टर, क्या? नंबर फर्स्ट पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, ये लिखा होता है। नॉन इंटरवेंशन इन द मैटर्स इसेंशियली विद इन द डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन ऑफ द, ये भी लिखा होता है। सॉवरेन इक्वलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड, ये भी लिखा होता है। यूनिवर्सल रेस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम, ये नहीं लिखा होता है, ये यूडीएचआर में लिखा हुआ है, यूडीएचआर, ठीक है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वो भी इसका पार्ट नहीं है यूएन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनाइटेड नेशंस एंजॉयज इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस इन टेरिटरीज ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट, किस आर्टिकल के तहत? 105, आर्टिकल 105। इसी के कंकरेंस में आर्टिकल 105 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात की गई है, और स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर के प्रिविलेज की बात 194 में की गई है, 194। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 5-year टर्म फॉर ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज बीन फिक्स्ड बाय द, किसके द्वारा फिक्स किया गया है? तो रिजोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा फिक्स किया गया है, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अपॉइंट तो जनरल असेंबली के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन रिकमेंड किसके द्वारा किए जाते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खत्म हो गया है इसका। अगला जनरल असेंबली पढ़ेंगे हम लोग, जनरल असेंबली पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है जनरल असेंबली की। तो जनरल असेंबली में पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फर्स्ट सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कब हेल्ड हुआ? तो कब हेल्ड हुआ था भैया? 10 जनवरी 1946 को हेल्ड हुआ था, 10 जनवरी 1946 को हेल्ड किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन परफॉर्म द लेजिस्लेटिव फंक्शन? तो कौन करता है? ये जनरल असेंबली करती है, जनरल असेंबली करती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन कैन सेंड इन द जनरल असेंबली मोर देन, कितने लोगों से ज़्यादा नहीं भेज सकते हो? 5 लोगों से ज़्यादा तुम नहीं भेज सकते हो अगर तुम एक देश हो। जैसे भारत का 5 रिप्रेजेंटेटिव से ज़्यादा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में नहीं जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ईच मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन मे हैव नॉट मोर देन 5 रिप्रेजेंटेटिव इन द जनरल असेंबली, डिसीजन ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर मेड बाई a 2/3 majority of the total number of members of the general assembly। दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स आर मेड बाई 2/3 majority बाई द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा जनरल असेंबली का, उसको 2/3 majority से पास किया जाएगा, ठीक है। Next question is the powers of the General Assembly of the United Nations in the field of international peace and security are in principle, वो क्या है बेटा? is secondary to those of the Security Council है, उस Security Council के secondary है। Next question is the budget of the United Nations is approved by, अब budget किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है? तो General Assembly के द्वारा किया जाता है, General Assembly के द्वारा किया जाता है। Next question is द यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाई द फॉलोइंग, किसके द्वारा क्या लिखा हुआ है? यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया? तो जनरल असेंबली के। हम जनरल असेंबली पढ़ रहे हैं, इसमें सारा क्वेश्चन जनरल असेंबली से रिलेटेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ द जनरल असेंबली आर नॉट मोर देन रिकमेंडेशन। ये कोई मतलब बाइंडिंग नहीं होता है।
एंड दे कैन नॉट बी कॉल्ड सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। दे आर, मतलब जो उसके रिकमेंडेशन होते हैं, दैट रिकमेंडेशन आर द नॉट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडमिशन ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल एंटिटी इनटू द यूनाइटेड नेशंस कैन बी टर्म्ड एज, उसको कैसे टर्म करोगे, तो कलेक्टिव रिकग्निशन कहेंगे उसको, कलेक्टिव रिकग्निशन कहेंगे। जो इसको हमने रिकग्निशन वाले चैप्टर में भी अभी पढ़ लिया था उधर, कि जिस दिन किसी भी देश को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एडमिशन मिल जाता है, मतलब उसकी एंट्री हो जाती है, उसको हम कलेक्टिव रिकग्निशन कहते हैं। दिस इज द अ टाइप ऑफ रिकग्निशन, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ रिकग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनाइटेड नेशन चार्टर कंटेन्स प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसके रिगार्डिंग वो करता है, तो नंबर फर्स्ट, एक्सपेल अ मेंबर ऑफ परसिस्टेंट वायोलेशन ऑफ इट्स प्रिंसिपल, आर्टिकल 6 में बात की गई है। इंश्योर इट्स नॉन मेंबर्स एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सॉवरेन इक्वलिटी प्रिंसिपल, आर्टिकल 2 क्लास 6, ये दोनों बात ठीक है। तो बोथ 1 and 2, ठीक है। जो नॉन मेंबर्स हैं उनको भी जो सॉवरेन इक्वलिटी का प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना पड़ेगा, इवन दो यू आर नॉट द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन ओवरऑल, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द 6th कमेटी इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, 6th कमेटी का क्या नाम है, तो इसका नाम है लीगल कमेटी। 6th कमेटी का नाम है लीगल कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडमिशन ऑफ एनी पीस लविंग स्टेट टू मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन विल बी इफेक्टेड बाई द, कब उसको इफेक्ट में लाया जाएगा, व्हेन द डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल होगा, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको इफेक्ट में ले आया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन मे बी सस्पेंडेड फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ इट्स राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबरशिप बाय द, किसके द्वारा, तो ये जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अगर कोई भी यूएन का मेंबर है उसको सस्पेंड कब किया जा सकता है, उसके राइट्स एंड प्रिविलेजेस को कब सस्पेंड किया जा सकते हैं, जनरल असेंबली के द्वारा किया जा सकता है, किसके रिकमेंडेशन पे, सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन एक्सपेल अ स्टेट फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो जनरल असेंबली कर सकती है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल कर सकती है सस्पेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन पास द यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन, कब पास किया उसने, तो 3 नवंबर 1950 को पास किया। यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन द नवंबर 3, 1950, 3 नवंबर 1950 को पास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द जनरल असेंबली कैन रिक्वेस्ट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टू गिव एन एडवाइजरी ओपिनियन ऑन एनी लीगल क्वेश्चन। नंबर 2, द जनरल असेंबली में अथॉराइज अदर ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन टू सीक such advice from the International Court of Justice. Number 3, the Security Council has independent power to seek advisory opinion on legal questions from the International Court of Justice. तो कौन सा सही होगा, तो डी, यानी ऑल आर करेक्ट, सब सही हैं, 3 के तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following article of the United Nations Charter authorizes the General Assembly to establish subsidiary organ for its performance, कौन सा आर्टिकल इसको अलाउ करता है, तो आर्टिकल 22 अलाउ करता है कि तुम सब्सिडरी ऑर्गन, मतलब यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, कितना हो गया, 5 हो गया, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, इसके अलावा तुम सब्सिडरी ऑर्गन भी, जैसे ILO हुआ, ह्यूमन राइट काउंसिल हुआ, ये सबको तुम क्या कर सकते हो, बना सकते हो, इन ऑर्डर टू मेंटेन और परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। Now moving toward the Security Council, one of the most important part of United Nations. Number first question, the primary responsibility of maintaining of international peace and security lies on Security Council पर होती है। इसमें कितने मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। नॉन परमानेंट, इनका ड्यूरेशन 2 साल होता है और इनका ड्यूरेशन परमानेंट जब से बना तब से है यही 5 लोग, ठीक है। तो सिक्योरिटी काउंसिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोविजन रिलेटिंग टू द कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज मेड इन व्हिच ऑफ द आर्टिकल, किस आर्टिकल में इसका कंपोजिशन की बात की गई है, तो ये आर्टिकल 23 में सिक्योरिटी काउंसिल के कंपोजिशन की बात की गई है, जो ये कंपोजिशन अभी ऊपर मैंने बताया, ठीक है। और ये जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ये रोटेशन बेसिस पर आते हैं, मतलब रोटेशन पे होता रहता है, कभी भारत, कभी पाकिस्तान, कभी श्रीलंका, कभी ऐसे ऐसे। अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब पाकिस्तान अभी क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच आर्टिकल ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग,
कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है? द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एग्री टू एक्सेप्ट एंड कैरी आउट द डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इन अकॉर्डेंस विद द प्रेजेंट चार्टर। किस उसमें? आर्टिकल 25 में, ठीक है, आर्टिकल 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर डज द सिक्योरिटी काउंसिल हैव द पावर टू यूज फोर्स अगेंस्ट द स्टेट? किसी स्टेट के अगेंस्ट अगर उसको फोर्स यूज करना हो किस आर्टिकल में करेगा? तो आर्टिकल 42 में करेगा, आर्टिकल 42 में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस प्रोवाइडेड इन यूनाइटेड नेशन चार्टर इज सब्जेक्ट टू द जजमेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which article of the UN Charter recognizes the right of individual and collective self defense to its member? तो कौन सा है? आर्टिकल 51। जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया वो सेल्फ डिफेंस में चलाया है कि जाकर के हम टेररिस्ट को सफाया कर देंगे, ठीक है, उनको 72 हूरों के पास भेज देंगे, 72 हूरें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन? तो कितने होते हैं? 15 होते हैं, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? 2 साल, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? कौन नहीं है? चाइना है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान नहीं है, इंडिया भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? तो स्पेन नहीं है, यूएस, यूके, फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑन प्रोसीजरल मैटर आर मेड बाई? प्रोसीजरल मैटर पर कैसे मेड किए जाते हैं? इट इज अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर। 15 में से 9 लोग अगर सपोर्ट में वोट कर दिए तो उसको मान लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेकिन जो परमानेंट मेंबर है उनके पास वीटो पावर होता है, निषेधाधिकार होता है, वीटो पावर सिर्फ परमानेंट मेंबर के पास होता है, 5 लोगों के पास है, ठीक है। Next question is, in spite of the fact that veto is inconsistent with the principle of sovereign equality of all members of the United Nations, veto is vested with the permanent members of the Security Council for किस चीज़ के लिए? तो for maintaining international peace and security के लिए उनको दे दिया गया है, ठीक है, veto power। Next question is, the voting procedure in the Security Council for the admission of a member of the United Nations is voting कैसे होती है? तो एंड अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स इंक्लूडिंग द कंकरिंग वोट ऑफ द परमानेंट मेंबर्स, ठीक है। अफर्मेटिव वोट होना चाहिए 9 मेंबर का, उसके साथ साथ कंकरिंग वोट भी परमानेंट मेंबर्स का होना चाहिए उसमें, ठीक है। यानी वीटो पावर अगर कोई लगा दिया तो उसको नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्शन रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी शैल बी टेकन बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? किसके द्वारा इसको लिया जाएगा? तो सबके द्वारा, ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर सम ऑफ देम एज सिक्योरिटी काउंसिल में डिटरमिन। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल डिटरमिन करेगी वैसे मेंबर्स के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। नाउ एक सेकेंड, एक फोन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी वो फोन आ गया था। विच इज नॉट अ पीसफुल मीन्स ऑफ द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अंडर इंटरनेशनल लॉ? कौन सा नहीं है इंटरनेशनल लॉ में? तो यूज ऑफ फोर्स नहीं है भैया। निगोसिएशन, कंसिलिएशन, गुड ऑफिस जो होता है वो क्या होता है? पीसफुल, मतलब आपस में बातचीत करके, लड़ाई झगड़ा ना करो, आपस में बातचीत करके मामला सुलझा लो, इसे पीसफुल मेथड कहेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन पढ़ने जा रहे हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड ट्रस्टीशिप, इकोसॉक भी कहते हैं जिसको। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following article of the UN Charter deals with the functions and power of the Economic and Social Council? तो कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल 62 and 63। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरिजिनली द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल वाज? कितने थे ओरिजिनल मेंबर? 18 थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोसॉक कंसिस्ट ऑफ कितने मेंबर? अभी 54 मेंबर है, 54 मेंबर्स। इन विच सिटी द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल बेस्ड? कहाँ पे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का ऑफिस कहाँ पे है भैया? तो ये जेनेवा में। मेंबर्स ऑफ द इकोसॉक ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आर इलेक्टेड बाई? किसके द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी जनरल असेंबली के द्वारा इकोसॉक के मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is not the function of the economic and social council? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम क्या नहीं है? तो सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द फंक्शन एंड ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज नहीं है, ठीक है। सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द फंक्शंस ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज फॉर्मली सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशन। किसने अपना फॉर्मली सस्पेंड कर दिया ऑपरेशन? तो ट्रस्टीशिप काउंसिल ने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आईसीजे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन इज जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये कहाँ पे है? तो ये द हेग में, द हेग नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल जुडिशियल इंस्टीट्यूशन इज द सीट नॉट एट द हेग। किसका हेग में नहीं है? तो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सीज का यूएन क्लॉस इसको अप्लाई करने वाले ट्राइब्यूनल का यहाँ पे नहीं है, बाकी सबका है। यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, तीनों लोगों का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे बेटा? हेग में, हेग नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज लोकेटेड एट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? द हेग में, द हेग में, नीदरलैंड। क्वेश्चन है द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ कितने दिनों के लिए? तो 9 ईयर के लिए, 9 ईयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंसिस्ट ऑफ कितने लोगों को कंसिस्ट ऑफ करता है ये? तो द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एंड 13 अदर मेंबर, यानी 15 लोग होते हैं, 15 लोग होते हैं। वहाँ प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है और 13 अदर जजेस होते हैं, ठीक है। ये 9 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। अच्छा, आप लोग इस वीडियो को थोड़ा लाइक वाइक भी कर दो और कमेंट वगैरह भी कर देना अगर कुछ मन करे कि हाँ अच्छा लग रहा हो या इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो या हमारी आपको लग रहा हो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा उसमें कमेंट कर दो, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपका मन करेगा तभी करना, ठीक है, कोई फोर्स नहीं है हमारी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोरम ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज, कोरम कितना होता है अभी कुछ देर पहले मैंने बता दिया है, मतलब टोटल नंबर ऑफ जजेस 15 होते हैं, लेकिन कोरम इसका क्या होता है? 9 जजेस का होता है, 9 जजेस का, 9 जजेस। द डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज साइन बाय हुम, किसके द्वारा साइन किया जाता है? तो रजिस्ट्रार और प्रेसिडेंट दोनों के द्वारा साइन किया जाता है, मतलब सिर्फ प्रेसिडेंट या सिर्फ रजिस्ट्रार नहीं, दोनों लोग साइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन परसुएंस ऑफ द फॉलोइंग, किसके परसुएंस में उसको एस्टेब्लिश किया गया है? तो द हेग कॉन्फ्रेंस 1899 एंड 1907 के परसुएंस में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस shall consist of 15 members but no 2 members shall be of the same notion as provided in the statute of international court of justice। किस उसमें बताया गया है? तो आर्टिकल 3 में बताया गया, आर्टिकल 3, ठीक है। फिर से बोल देता हूं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कितने मेंबर कंसिस्ट करेगा? 15 मेंबर का कंसिस्ट करेगा, लेकिन कोई भी 2 मेंबर यानी कोई भी 2 जजेस सेम देश के नहीं होंगे, ठीक है। जजेस होंगे 15, लेकिन एक ही देश का 2 जज नहीं हो सकता एक साथ में, ये क्वेश्चन कह रहा है। कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 3 किसका? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का स्टैट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज फ्रेंच एंड इंग्लिश। ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज फ्रेंच एंड इंग्लिश, याद कर लेना, रट्टा मार लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडियन अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज, कौन थे फर्स्ट जज? तो जस्टिस नागेंद्र सिंह थे, जस्टिस नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्स द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कौन इलेक्ट करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को? तो दोनों लोग करते हैं, बोथ ए एंड बी, यानी कि ये सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन और जनरल असेंबली दोनों लोग मिल करके करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉमिनेशन ऑफ द पर्सन्स फॉर इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर डन बाई, किसके द्वारा इसको किया जाता है? तो द नेशनल ग्रुप ऑफ फॉर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो नेशनल ग्रुप्स होते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के, उनके द्वारा इनका गठन किया जाता है, उनके द्वारा इनका चुनाव या सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज persons chosen as ad hoc judge are to fulfill the conditions required by the articles of the statute of the international court of justice। these articles are, कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो बेटा ये आर्टिकल 2 और 20 हैं, आर्टिकल 2 एंड 20। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमको स्टेटमेंट पढ़ना है। नंबर फर्स्ट, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंसिस्ट ऑफ जजेस who are elected by the general assembly only। number 2, the judges are elected for a term of 9 years and cannot be re-elected after the expiry of their term। number 3, any state which is not a member of the United Nations may also become a party to the statute of the International Court of Justice, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who can be the parties
इन द केसेस बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन पार्टी हो सकते हैं? तो स्टेट्स पार्टीज होते हैं, स्टेट्स पार्टीज होते। इसका मतलब मैं और तुम लड़ जाऊं तो क्या हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकते हैं? द आंसर इज नो, हम नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान लड़ें और वहां पे जाना चाहें तो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कैन बी डिसमिस्ड बाई, किसके द्वारा डिसमिस किया जा सकता है? तो यूनानिमस ओपिनियन ऑफ द अदर जजेस ऑफ द, मतलब 15 जज हैं, 14 लोग कह दें कि हाँ इस 15वें वाले को भगा दो तो भगा दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा उसको। यूनानिमस डिसीजन का मतलब होता है एक सहमति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट आउट द करेक्ट आंसर। अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कैन नॉट बी डिसमिस्ड अनलेस, उसको डिसमिस नहीं किया जा सकता है अनलेस क्या हो? अनलेस द यूनानिमस ओपिनियन ऑफ द अदर मेंबर्स ही हैज सीज्ड टू फुलफिल द रिक्वायर्ड कंडीशन, वो रिक्वायर्ड या रिक्विजिट कंडीशन को फुलफिल करने के लिए वो सीज कर गया, नहीं कर पा रहा है अब, ठीक है। तो उसको क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया, मतलब हटा दिया, सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिसीजन ऑफ आईसीजे हैज अ बाइंडिंग इफेक्ट ऑन, बाइंडिंग इफेक्ट किस पे होता है इसका? पार्टीज एलोन, मतलब अगर मान लो भारत और चाइना ये आईसीजे में गए हुए हैं, ये भारत है चाइना है, और ये इन दोनों के ऊपर अगर कोई डिसीजन आए तो इन दोनों पर ही बाइंडिंग होगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसका इफेक्ट पाकिस्तान पर भी हो जाएगा, नहीं, मतलब जो पार्टी है उस पर्टिकुलर केस की सिर्फ उन पे ही लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिकेट द करेक्ट आंसर। अ डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज, क्या क्या होगा? तो नो बाइंडिंग फोर्स एक्सेप्ट बिटवीन द पार्टीज एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है। कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं होता है एक्सेप्ट इन दैट पर्टिकुलर केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which article of the statute of the international court of justice provides that the decision of the court has a binding force only between the parties and in respect of that particular case only? कौन सा आर्टिकल कहता है ये? आर्टिकल 59 कहता है, आर्टिकल 59 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ना कि आर्टिकल 59 ऑफ द यूएन चार्टर। यूएन चार्टर वाला आर्टिकल नहीं, आईसीजे वाला आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज हैज नॉट बीन लिस्टेड इन द इंस्टीट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? किनको लिस्ट डाउन नहीं किया गया है? तो ऑप्शन सी कस्टम को लिस्ट डाउन नहीं किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल कस्टम हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंडर किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 38 में, आर्टिकल 38 में उसकी जो वो बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कैन यूज इट्स फोर्स टू डिसाइड ए डिस्प्यूट एक्स एक्को एट बोनो, कौन से उसमें? विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, अगर पार्टीज कंसेंट देती हैं तो एक्स एक्को एट बोनो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? कौन सा वाला है? द डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which according to the clause 1 of the article 38 of the statute of the international court of justice is a subsidiary means for determining the rules of law that can be applied by the international court of justice? कौन है ऐसा? तो बी टीचिंग ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट ऑफ वेरियस नेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एज ए सब्सिडरी मीन्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ? कौन सा वाला है? तो जुडिशियल डिसीजन बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर हैज बीन नो चेंज इन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैव ज्यूरिसडिक्शन? किस केसेस में होगा? ऑल मैटर्स में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर इन द ट्रीटीज एंड कन्वेंशन इन फोर्स, सिर्फ उन चीज़ों में जिनमें ट्रीटी के द्वारा उसको स्पेशली प्रोवाइड किया गया है उसमें उसका ज्यूरिसडिक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जजमेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज टू बी साइंड बाई, किसके द्वारा साइन किया जाएगा? जजमेंट प्रेसिडेंट और रजिस्ट्रार दोनों के द्वारा साइन किया जाएगा। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है लॉ से रिलेटेड, चाहे वो लॉ ऑफिसर हो, एपीओ हो, नेट जेआरएफ हो, एलएलएम एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, आपको सिर्फ 2 नंबर को याद रखना है और व्हाट्सएप कर देना है 9984848968
फिर से लिख देता हूँ उसको, 9984848968, ये कृपाशंकर पांडे यानी मेरा नंबर है। एंड नंबर 2 6207734309, ये राजीव रंजन सिंह का नंबर है। आप इस पे भी व्हाट्सएप या करके और बता सकते हो कि हमने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की एमसीक्यू वाली वीडियो से ये निकाला है और हमको लॉ ऑफिसर की तैयारी करनी है, जो आईबीपीएस के लॉ ऑफिसर्स होते हैं, एसओ वगैरह की, एपीओ की तैयारी करनी है, नेट जेआरएफ की करनी है, एलएलएम वगैरह की करनी है। या आप अगर मान लो पीएचडी कर रहे हो, एलएलएम कर रहे हो, आपको डिजर्टेशन लिखना है, थीसिस लिखवानी है, किसी भी उसका थीसिस अगर लिखवानी है, किसी भी कॉलेज का किसी भी सब्जेक्ट का थीसिस डिजर्टेशन लिखवाना है, आप इन 2 नंबर पे कॉल करके हमसे जुड़ सकते हो। हम थीसिस लिखते हैं, डिजर्टेशन भी लिखते हैं और सारे लॉ से रिलेटेड सारे एग्जाम की तैयारी भी करवाते हैं। 2026 से हम अपना लॉ फॉर्म भी चालू कर देंगे, तो उस समय आपके कोई भी केसेस वगैरह होंगे उनको भी लीगल नैरेटिव में लड़ लिया जाएगा। मतलब आपको पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। वी विल कंडक्ट ईच एंड एवरीथिंग इन द बेयर मिनिमम प्राइसेस, बेयर मिनिमम प्राइस, ठीक है, बेयर मिनिमम प्राइस। अब समझ पा रहे हो, बेयर मिनिमम प्राइस। नंबर याद रखना 9984848968। मेरे साथ एक बार बोलो फिर से, मेरा नंबर क्या है, 9984848968, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज क्या होती है, लैक्स द बाइंडिंग फोर्स, उसमें बाइंडिंग फोर्स नहीं होता। नंबर नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंडर, किसमें, तो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंडर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन रिक्वेस्ट, देखो ये डीजेएस वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन है, हल्के मल्के क्वेश्चन नहीं है, हल्के में मत ले लेना। लीगल नैरेटिव इज द लीगल रिवोल्यूशन, ठीक है, हल्के में मत लेना। यहाँ पे कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी बताया जा रहा है, उसको हल्के में लेने की कोई भी गलती नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ऑथेंटिक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत मेहनत के साथ बता रहा हूँ, बहुत मेहनत लगी हुई है, ठीक है। आप समझ रहे हो बेटा, इसको कतई हल्के में नहीं लोगे। और ये जो लेट करके तुम वीडियो देख रहे हो ना, थोड़ा बैठ करके देखो, ठीक है। यहाँ पे तुम इतना आराम मत करो कि सारा काम मैं ही कर दूँ। भैया अगर बैठ के ही देखना है, सो के ही देखना है, तो ऐसे मत देखो, ठीक है। बैठ करके टेबल चेयर पर देखो इसको, ठीक है। और नोट्स बनाओ, रट्टा मारो सब चीज़ का, रिजल्ट चाहिए हमको। ऐसे नहीं होता है जैसे तुम ऐसे लेट लेट कर देख रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन रिक्वेस्ट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टू गिव एन एडवाइजरी ओपिनियन, कौन कर सकता है, तो द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन कर सकती है। द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन कर सकती है, एडवाइजरी ओपिनियन के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट एज टू वेदर द इंटरनेशनल कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन और नॉट, द मैटर शैल बी सेटल्ड बाई, किसके द्वारा इसको मैटर को सेटल किया जाएगा, द डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा सेटल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑप्शनल क्लॉज इन पैरा 2 ऑफ आर्टिकल 36 ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, तो कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है, कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नॉन मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कैसे बन सकता है बेटा, तो ऑन द कंडीशंस टू बी लेड डाउन बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, रिकमेंडेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who out of the following is interested with the task of enforcement of the judgment of the international court of justice, किसको ऐसा राइट दिया गया है, तो सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। वो क्योंकि सिक्योरिटी का अल्टीमेट पर्पज इन्फोर्समेंट का, इंप्लीमेंटेशन का, एकदम एग्जीक्यूटिव पावर उसी के पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज द यूनाइटेड नेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन हैव द कैपेसिटी टू ब्रिंग एन इंटरनेशनल क्लेम अगेंस्ट ए स्टेट इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द आंसर इज yes, because the United Nations has a legal personality, because United Nations has a legal personality, ठीक है। next question is which one of the following statement is correct, article 94 of the United Nations charter provides that if a party to a dispute does not follow the decision of the international court of justice, the other party may approach to, other party किसको अप्रोच कर सकती हैं, तो सिक्योरिटी काउंसिल को अप्रोच कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज out of the following who has not been elected as the judge of the
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा साहब नहीं हुए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, इनके क्वेश्चन को अब हम पढ़ने जा रहे हैं बारी बारी से, ठीक है। अब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज अडॉप्टेड, यानी यूडीएचआर की बात कर रहा है, यूडीएचआर की। तो कब किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। इसी दिन ह्यूमन राइट डे भी मनाया जाता है, ह्यूमन राइट डे भी मनाया जाता है इसी दिन 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज फ्रेम्ड इन द ईयर, किस ईयर में इसको फ्रेम किया गया? 1948 में, ठीक है। द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन क्या किस चीज़ को करता है? तो इनोमिनेट्स ह्यूमन राइट, इम्पोजेज ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू प्रमोट ह्यूमन राइट, कि कंटेन्स मैकेनिज्म टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन राइट, कि इम्पोजेज ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू प्रोटेक्ट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। कंटेन्स मैकेनिज्म, मैकेनिज्म को वो रखता है, मतलब प्रोवाइड करता है, जिसके यूज से हम क्या करेंगे? ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। ह्यूमन राइट डे वाज ऑब्जर्व ऑन 10 दिसंबर को, ठीक है, 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, की एमनेस्टी इंटरनेशनल, की आईसीजे, की ह्यूमन एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा वाला है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल बेटा जो है उसको एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राईपार्टाइट कैरेक्टर इज आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ, ट्राईपार्टाइट कैरेक्टर आउटस्टैंडिंग फीचर किस चीज़ का है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है। इसमें लेबर, एम्प्लॉयर और स्टेट, तीन पार्टी होते हैं, लेबर, एम्प्लॉयर एंड स्टेट, इसीलिए उसको ट्राईपार्टाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हिच ईयर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूटेड, किस ईयर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर, किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ? 2002 में एस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर से देख लो इसको, इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट 2002 में एस्टेब्लिश हुआ है, ना कि आईसीजे, आईसीजे की बात नहीं कर रहा है, आईसीसी की बात कर रहा है। आईसीजे कब हुआ? 1945 में ही। क्यों? क्योंकि ये यूएन का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कंसिस्ट ऑफ, कितने जजेस होते हैं इसमें? 18 जजेस होते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में 18 जजेस और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हिच डेट डिड द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट केम इनटू फोर्स, किस डेट को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट फोर्स में आया? तो सी 1 जुलाई 2002 को आया, 1 जुलाई 2002 को आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू सेट अप अ कमीशन फॉर द प्रमोशन ऑफ द ह्यूमन राइट अंडर द यूएन चार्टर, कौन है? तो इकोसॉक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इज सिचुएटेड इन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है? तो बर्न में सिचुएटेड है, बर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज लोकेटेड एट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी द हेग नीदरलैंड में है, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ऑर्गन कौन सा नहीं है यूनाइटेड नेशन का? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, WHO, और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल अभी काम करना बंद कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द UDHR आर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट 4 ऑफ द, यानी कि फंडामेंटल राइट एंड DPSP में उसको इंश्राइंड कर दिया गया, इनकलकेट कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसीजंस ऑफ द इंटरनेशनल आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल सच एज परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हैव, क्या है उसका फोर्स, क्या है? तो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ के डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। द रवांडा इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल वाज इस्टेब्लिश्ड एज पर, किसके बेसिस पर उसको इस्टेब्लिश किया गया है? तो इट इज इस्टेब्लिश ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, इट इज इस्टेब्लिश ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 वाज अडॉप्टेड बाय, किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया? तो जनरल असेंबली के द्वारा UDHR को अडॉप्ट किया गया 1948 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाज मेड, किस ईयर में मेड किया गया इसको? तो जून 1992 में, जून 1992 में मेड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन के ट्रीटी का कौन पार्ट है? तो चाइना है। इंडिया, नॉर्थ कोरिया और इजराइल
इसका पार्ट नहीं है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या होती है बेटा, कि जो न्यूक्लियर वेपन वाली बात होती है, ये न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते, ठीक है, या कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बना सकते। हु एमंग्स द फॉलोइंग वाज ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कौन मेंबर थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर कह लो, जस्टिस कह लो, ये लोग इंटरनेशनल कोर्ट के कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज बीन असाइंड स्पेसिफिक फंक्शन बाय द चार्टर रिगार्डिंग द रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम, तो कौन सा है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ ब्रॉड पॉलिटिकल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज ऑथर्ड बाई, किसके द्वारा ऑथर्ड किया गया है, तो रोसालिन हिगिंस के द्वारा, रोसालिन हिगिंस के द्वारा किया गया, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो, द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ थ्रू पॉलिटिकल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, किसने लिखा है, रोसालिन हिगिंस ने लिखा। हिंदी वाले देखो, संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक अंगों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास पुस्तक किसने लिखा है, तो रोजालिन हिगिंस ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज, क्या था, रोसालिन हिगिंस ही था, रोसालिन हिगिंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्रपोज द क्रिएशन ऑफ द ट्रॉइका इन प्लेस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, किसने प्रपोज किया, यूएसएसआर ने प्रपोज किया, मतलब अस्ट्रेल रसिया ने, ठीक है। पहले के ज़माने पे यूएसएसआर हुआ करता था, वो जब टूट के बिखर गया तो क्या बना, रसिया बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डील्स विद द रिफ्यूजी, रिफ्यूजी से कौन डील करता है, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट, यूनाइटेड नेशन क्या है, ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर रिफ्यूजी, ऐसे पता नहीं कौन है, जो भी है उसका फुल फॉर्म मुझे याद अभी नहीं आ रहा है। यूनाइटेड सॉरी याद आ गया, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन नहीं हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ठीक है, UNHCR। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर से कौन रिलेटेड है, यूनिसेफ, यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज यूनेस्कोज हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ सिचुएटेड है, पेरिस में सिचुएटेड है। द हेडक्वार्टर ऑफ द WTO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड कहाँ पे है, तो जिनेवा में है। वर्ल्ड वाइपो जिसे कहते हैं, वाइपो, कॉलेज वॉलेज में लोग एकदम मरे जा रहे होते हैं वाइपो का वो सर्टिफिकेट लेने के लिए, फिर उसके बाद कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं, ठीक है। इसीलिए ज्वाइन करो लीगल नरेटिव की टीम, लीगल नरेटिव की टीम ज्वाइन करो, या तुम यहाँ पे लीगल नरेटिव में आकर के इंटर्नशिप करो, ठीक है। इंटर्नशिप लॉन्च कर रहे हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क, सार्क का मेंबर कौन नहीं है, तो सिंगापुर नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान, भूटान और इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द राइटर ऑफ द बुक इंटाइटल्ड डे जूरे बेली स्पेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूगो ग्रोसिस ने लिखा हुआ। डे जूरे बेली स्पेसिस किसने लिखा है, ह्यूगो ग्रोसिस ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन कौन नहीं है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है, ILO। सेक्रेटरीट है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ डे कब मनाया जाता है, लॉ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 26 नवंबर को। अब इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे भी शायद मनाने जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट, थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट कौन है, तो राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू डेवलपमेंट, ठीक है। अब which of the following international judicial institution is the seat not at the Hague, हेग में नहीं है, तो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ऑफ सीज का नहीं है, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ऑफ सीज का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है यूनाइटेड नेशन की, कौन सी वाली, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है, UNHRC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मनीला डिक्लेरेशन 2012 इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये, तो मरीन कोस्ट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। मनीला डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू मरीन कोस्ट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो आप लोग बैठ करके मैच कर लेना, मैं बहुत ज़्यादा बताऊंगा नहीं, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लो, मैच कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, इसको भी आप लोग खुद से मैच कर लेना, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है, लेकिन ऑप्शन डी होगा, कैलॉग ब्रांड वाला मैं बता चुका हूं ऊपर, वही वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन है? द कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ ऑफ ट्रीटीज वाज कोडिफाइड इन द ईयर, किस ईयर में? वियना कन्वेंशन 1980 में, वियना कन्वेंशन 1980 में। द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट वाज अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑन दी, किस डेट को? तो दिसंबर 16 1966 को, दिसंबर 16 1966। इंडिकेट द सीक्वेंस इन व्हिच द फॉलोइंग वर एस्टेब्लिश्ड। तो सबसे पहले कौन सा एस्टेब्लिश किया गया होगा? तो सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, फिर उसके बाद में न्यूरेमबर्ग मिलिट्री ट्रायल हुआ 1929 में, फिर उसके बाद में क्या हुआ होगा? उसके बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आया, मतलब 1948 में, या सॉरी 1945 में, फिर इंटरनेशनल वार क्रिमिनल ये यूगोस्लाविया वाले हुए। तो 1 2 1 3 4 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द परसुएंस ऑफ द फॉलोइंग। किसके परसुएंस में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को एस्टेब्लिश किया गया? तो द हेग कॉन्फ्रेंस ऑफ 1899 एंड 1907 के परसुएंस में किया गया। किसको? द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को एस्टेब्लिश किया गया है द हेग कॉन्फ्रेंस ऑफ 1899 एंड 1907 के परसुएंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोर क्राइम लिस्टेड इन द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आर। कितने नंबर की कोर क्राइम है? तो सी 1 2 3 4, मतलब 3 तरीके के कोर क्राइम। देख लेना आप लोग, जाके गूगल कर लेना, ठीक है। द कोपेनहेगन अकॉर्ड ऑन क्लाइमेट चेंज इज, कोपेनहेगन अकॉर्ड जो है क्लाइमेट चेंज पे, वो क्या है? इट इज नॉट बाइंडिंग ट्रीटी, नॉट बाइंडिंग ट्रीटी। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन यूरोपियन यूनियन इज, कितने यूरोपियन यूनियन में मेंबर हैं? अभी 27 हैं, पहले 28 हुआ करते थे। ब्रेग्जिट हो गया ना, ब्रेग्जिट, चेक कर लेना एक बार, 27 या 28 दोनों में से कोई एक हो सकता है। द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन? तो बर्न में एस्टेब्लिश है, ठीक है। इन व्हिच सिटी द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल बेस्ड, कहाँ पे बेस्ड है ये? तो कहाँ पे बेस्ड है बेटा? ये जिनेवा में बेस्ड है, जिनेवा में बेस्ड है। अगर आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो आप जाकर के इंस्टाग्राम पे ऐसे सर्च करिए @KRIPA कृपा -SHANKER शंकर, फिर नीचे फिर पांडे PANDEY पांडे, आपको हम मिल जाएंगे उधर ज्ञान देते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द यूएन चार्टर प्रोवाइड फॉर एक्सपल्सन ऑफ द मेंबर स्टेट। कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है एक्सपल्सन के लिए? आर्टिकल 6 प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंस्टीट्यूशन इज नॉट ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। कौन स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है? तो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसे मीगा कहते हैं, मीगा, मागा नहीं, मागा नहीं, मागा मतलब होता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मीगा की बात हो रही है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। व्हिच वन इज ए न्यूट्रलाइज्ड स्टेट। न्यूट्रलाइज्ड स्टेट कौन है? तो स्विट्जरलैंड, तटस्थ स्टेट, या ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया भी है, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इज ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल क्या है? एक सब्सिडरी ऑर्गन ऑफ जनरल असेंबली है, एक सब्सिडरी ऑर्गन है ऑफ जनरल असेंबली, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with a view to give effect to an international agreement, Parliament enacts a law on a subject enumerated in the state list without the consulting the affected state. The law is valid. The law is valid. क्यों? क्योंकि आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है कि in order to give the effect to any international covenant or treaty, the Parliament can make law. ठीक है, इवन ऑन द स्टेट सब्जेक्ट पर भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। किसमें? आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इट इज फुली वैलिड, empowered टू मेक सच ए लॉ टू गिव इफेक्ट टू द इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स इवन दो इट इंक्रोचेज अपॉन द स्टेट्स एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूरो थर्ड। यूरो थर्ड क्या है? इट इज ए पॉल्यूशन कंट्रोल स्केल, इट इज ए पॉल्यूशन कंट्रोल स्केल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यूरो 3, जैसे अपने भारत में BS6 चल रहा है अभी, BS6, ये भी पॉल्यूशन कंट्रोल का एक वो है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। पॉल्यूशन कंट्रोल, जो भी गाड़ियां पुरानी हो गई हैं जो BS6 नाम को फॉलो नहीं करती उनको बैन कर दिया गया है, अगर आप लोगों को पता हो तो। यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, पता नहीं क्या है, UNCHR, पता नहीं क्या होता है, जो भी है।
इज रिलेटेड टू रिफ्यूजी से रिलेटेड है, ठीक है। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन, कब इस्टेब्लिश किया गया? तो 27 सितंबर 1993 को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व ऑन, किस डे को मनाया जाता है? तो 20 जून को मनाया जाता है, 20 जून को मनाया जाता है, ठीक है। क्या? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोविजन फॉर द यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट वाज मेड बाय द जनरल असेंबली ऑन, कब किया जाता है? तो 20 दिसंबर 1993 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज अडॉप्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली ऑन, कब उसको अडॉप्ट किया गया? तो 10 दिसंबर 1948 को किया गया, 10 दिसंबर 1948, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया में कब इस्टेब्लिश किया गया? तो 27 सितंबर 1993 को इस्टेब्लिश किया गया, 27 सितंबर 1993 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 46 ऑफ द UN Charter provides that the plan for the application of the armed forces shall be made by the Security Council with assistance of, किसके assistance से? मिलिट्री स्टाफ कमेटी के असिस्टेंस से करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is 43rd member of the ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, 43rd मेंबर कौन है? इंडिया है। 43rd मेंबर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का कौन है? इंडिया है, ठीक है। एंड दिस इज द एंड ऑफ द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ MCQs, ठीक है। ध्यान से पढ़िए। अगर आप LLM कर रहे हैं, करना चाहते हैं, नेट JRF कर रहे हैं, APO की तैयारी करना चाहते हैं, लॉ ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं, या लॉ से रिलेटेड कोई भी अगर LLB वगैरह भी करना चाहते हैं, इन सब एग्जाम की प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पे डायल करके आपको मिल सकती है, 9984848968, नंबर 1, नंबर 2 6207734309 पर, ठीक है। इन दो नंबर पे कॉल करो, मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, जो भी करना है करो, और इन सारे रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को क्या करो? करटेल कर लो, ठीक है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, महादेव, ख्याल रखना सब लोग, बाय बाय।